हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। दोस्तों, ये है हमारे वीडियो सीरीज की 7वीं वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल के अंदर होता है और सेल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। हम सेपरेटली दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए की प्रतिकृति कैसे बनती है इसे स्टडी करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम आज शुरू करने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। और यहां पर जिस मॉडल ऑर्गेनिज्म को यूज किया गया है डीएनए के रेप्लिकेशन को स्टडी करने के लिए, उसका नाम है ई कोलाई यानी एशेरिचिया कोलाई। ये एक सिंपल टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल होता है, राइट। इसीलिए इसमें ये स्टडी की गई है साइंटिस्ट के द्वारा और उसे ही हमें स्टडी करना है। अब आपको कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डीएनए रेप्लिकेशंस के बीच में। तो क्या डिफरेंसेस होते हैं? सबसे पहली बात तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है या डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, राइट। इट इज द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल्स का आप डीएनए देखेंगे तो वो लीनियर होगा, सीधा होगा, राइट। हाँ, सुपर कॉइलिंग के बाद इनके शेप बदलते हैं, बट फाइनली ये सर्कुलर ही होगा। और यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है वो लीनियर ही रहने वाला है क्रोमोसोम के फॉर्म्स में भी। अब यहां पर ये जो डीएनए होगा ये डबल स्ट्रैंडेड होगा, राइट। यानी कि दो स्ट्रैंड्स इसमें भी पाए जाएंगे कुछ इस तरह से। इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हुए होंगे, ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, जो इसको पकड़ के रखेगा, राइट। इतनी चीजें तो कॉमन है प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। अब प्रोकैरियोटिक सेल में जब भी रेप्लिकेशन होने वाला होता है डीएनए के अंदर, तो कोई एक स्पेसिफिक साइट होती है, कोई एक स्पेसिफिक जगह होती है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है। और इस जगह को, इस साइट को हम कहते हैं ORIC, राइट। ORI इज फॉर ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जहां भी रेप्लिकेशन शुरू होता है उस जगह को, उस साइट को हम कहते हैं ORIC, ठीक। मान लीजिए इस जगह से रेप्लिकेशन होना है तो यहां पर होगा क्या, यहां पर जो दो वाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों यहां से खुल जाएंगे, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। यहां पर ये पहला स्ट्रैंड हो गया और ये है दूसरा स्ट्रैंड, इसी के ऊपर वाइंडेड है, बट यहां से ये खुल चुका है, ठीक है। अब यहां से खुलने का मतलब क्या है कि यहां पर जो डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो अब ब्रेक हो चुके हैं और ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा, यहां पर ये दोनों स्ट्रैंड्स जो पहले नजदीक थे, वाइंडेड थे, अब ये दूर जा चुके हैं। तो इनके सेपरेशन की वजह से इस तरफ और इस तरफ, यानी कि इस बबल के, ये जो बबल दिखाई दे रहा है आपको, अब इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। इसका नाम होता है रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। ये पानी के बुलबुले की तरह या बबल की तरह एक स्ट्रक्चर बन गया है, ओके। अब ये जो रेप्लिकेशन बबल है इसके दोनों साइड में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा टॉर्जन या आप कह सकते हैं प्रेशर आ जाता है। इसके खुलने की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है। तो कहीं यहां पर कॉइलिंग बढ़ ना जाए, इसलिए यहां पर एक एंजाइम आता है जो यहां पर सीजर की तरह काम करता है, ठीक है, कैंची की तरह काम करेगा। और वो एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक बार कट करेगा, फिर उसके बाद यहां पर जो सुपर कॉइलिंग या जो टॉर्जन की वजह से स्ट्रेन आया है वो फ्री होगा और फिर उसके बाद यही एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड्स को फिर से जोड़ देगा। यानी यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन ना आ जाए, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं सुपर कॉइलिंग ना हो जाए और डीएनए उलझ ना जाए, इसके लिए एक एंजाइम यहां पर काम करता है और इस एंजाइम का नाम होता है टोपोआइसोमरेज 2, राइट। इसका एक और नाम होता है, या तो हम इसको टोपोआइसोमरेज 2 कहते हैं या तो फिर इसका एक नाम होता है गायरेज, डीएनए गायरेज, राइट। डीएनए गायरेज क्या करता है,
जो रेप्लिकेशन बबल है उसके दोनों साइड में कहीं पर भी जहां पर ज्यादा सुपर कॉइलिंग के चांसेस होते हैं, जहां पर ज्यादा प्रेशर बन जाता है यहां पर अनवाइंडिंग की वजह से, वहां पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेक डाउन करता है और सुपर कॉइलिंग को रिलीज करता है और फिर उसके बाद में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को रिवाइंड कर देता है, रीअटैच कर देता है। ये काम होता है टोपोआइसोमरेज या फिर गायरेज एंजाइम का। राइट, यहां पर इतनी चीजें समझने के बाद अब अगर इस एरिया को आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एरिया कुछ इस तरह से बन चुका है, कुछ इस तरह से बन चुका है। इसके आगे डीएनए इस तरह से कॉइल्ड ही है, यहां पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कॉइल्ड हैं, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हुए हैं, ठीक, मगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट चुके हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पर टूट चुके हैं। तो यहां आप अगर देखेंगे तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, अगर इन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो ये रीजन्स आपको दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स खुल चुके हैं। वैसे इस जगह पे भी दिखाई देगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस जगह पर हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एब्सेंट है। इसको अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश के अल्फाबेट वाई के शेप का दिखता है, ठीक है, ये एरिया होता है वाई के आकार का और इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। राइट, फोर्क आप जानते होंगे एक तरह का चम्मच होता है, कांटेदार चम्मच होता है जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर ये स्ट्रक्चर उसी की तरह दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, क्योंकि यहां पर रेप्लिकेशन होना है। राइट, आई होप यहां तक ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओरीसी या ओआरआईसी क्या होता है, टोपोआइसोमरेज 2 या फिर गायरेज, इसका फंक्शन क्या होता है। इसके बाद में ये जो रेप्लिकेशन बबल होता है वो क्यों इसे हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। इस रेप्लिकेशन बबल के दोनों साइड में जो वाई के शेप के स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। राइट, यहां पे इतनी चीजें समझने के बाद एक और चीज हमें जानना जरूरी है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि यहां से ये जो डीएनए खुल चुका है अब इस दिशा में भी रेप्लिकेशन होगा और इस दिशा में भी रेप्लिकेशन होगा। दोनों दिशाओं में, दोनों डायरेक्शंस में रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता जाएगा और यहां से इस तरह से नए डीएनए के स्ट्रैंड्स बनेंगे और यहां पे इस डायरेक्शन में डीएनए के स्ट्रैंड्स बनेंगे। राइट, तो अगर आप फाइनली इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये पहले ऐसा हुआ करता था और फाइनल होते होते ये बन जाता है कुछ इस तरह का। ये है एक नया डीएनए का स्ट्रैंड जो इसके ऊपर बना हुआ है। राइट, अब यहां पर अंदर भी वही काम होगा क्योंकि 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, तो ये है एक डीएनए का स्ट्रैंड और ये है पुराना वाला डीएनए का स्ट्रैंड जो पहले से यहां पर प्रेजेंट था। राइट, कुछ इस तरह से, ठीक, मगर ये इस तरह से सेपरेट नहीं हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इन 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को ही फॉलो करते करते 2 नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो इसकी वजह से जहां पर ये रेप्लिकेशन आकर खत्म होगा, दोनों डायरेक्शन से जहां पर आकर ये मिलेगा, उस पॉइंट पर ये अंदर वाला डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि इसके दोनों ही स्ट्रैंड्स और बाहर वाला डीएनए मॉलिक्यूल यानी इसके दोनों स्ट्रैंड्स, ये दोनों आपस में कुछ इस तरह से उलझे हुए होंगे जहां पर ये फाइनली बंद होगा। कुछ इस तरह से ये दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड्स एक दूसरे से लगे हुए होंगे यहां पर, ठीक, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए होंगे। यहां पर ये वाला डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये दोनों जहां पर जुड़े हुए होते हैं उस पोजीशन को, उस जगह को हम कहते हैं कैटेनेशन या कैटेनेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां पर क्योंकि दोनों उलझे पड़े हुए हैं तो यहां इन दोनों को फ्री करने का काम, एक दूसरे से अलग करने का काम भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा और वो भी होता है
टोपो आइसोमरेज। यहां से टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, ये नए बने हुए दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को यहां से ब्रेक करेगा, फिर दोनों को अलग करेगा और अलग करने के बाद फिर दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ देगा। तो इस तरह से जो हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड इस तरह से था, फिर उसके बाद हमें फाइनली ऐसे दो डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे जिसमें 50% डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि एक स्ट्रैंड तो पुराना ही होगा और एक स्ट्रैंड नया बना हुआ होगा, कुछ इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से होता है पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब और डिटेल में इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम जाते हैं। अभी तो हमने ऊपर ऊपर से सारी कहानी को समझ लिया है कि कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होके हमें ये दो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं एक इन्वेस्टमेंट की वजह से, एक डीएनए के इन्वेस्टमेंट की वजह से, राइट। अब हम ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का मतलब ये वो एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन करता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक को जोड़ जोड़कर एक नया डीएनए स्ट्रैंड बना देता है, राइट। यहाँ पे होना तो वही है, रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है और उस टेम्पलेट के ऊपर एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। तो ये काम करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज, मगर वो अकेला एक एंजाइम नहीं होता। आइए देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अपने सामने आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे मैंने एनलिस्ट कर दिए हैं उन प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स को जो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहां पे लाइन से ही सारा कुछ लिखा हुआ है। इस सीक्वेंस में ये सभी प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स आप कह लीजिए आकर पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले आता है एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं डीएनए ए प्रोटीन। ये 5 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। अब ये जो डीएनए ए प्रोटीन होता है ये आके अटैच होता है, अटैचेस टू ORIC साइट ऑफ द डीएनए, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम का डीएनए है, इस डीएनए पर ORIC साइट जो होती है वहां पर आके ये डीएनए ए नाम का प्रोटीन आकर जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। वहां पर अटैच होने से क्या होता है, इसकी वजह से होती है अनवाइंडिंग, अनट्विस्टिंग, यानी कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में ट्विस्टेड है ये अनट्विस्ट होंगे, अनरैप होंगे, खुलेंगे और उसके बाद यहां पर आता है अगला एंजाइम। खुल जाने के बाद ये हिस्सा कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा, मगर अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहां पर लगे हुए हैं। ये बबल तो बन गया है लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। अगला एंजाइम जो आता है हेलिकेज एंजाइम, इसमें 2 यूनिट्स होते हैं। पहला यूनिट कहलाता है डीएनए बी। एक्चुअल हेलिकेज का काम यही वाला यूनिट करता है। ये वाला यूनिट कहलाता है केवल हेलिकेज लोडर, ठीक, इसको हम कहते हैं हेलिकेज लोडर। ये केवल लोडिंग का काम करता है डीएनए बी के, ठीक। अब ये जो हेलिकेज लोडर होता है, मान लीजिए यहां पर हम शेप बना दे इसका कुछ इस तरह का, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंटेड होना जरूरी है, इसको हम पॉइंटेड बनाएंगे क्योंकि इसका काम होता है हेलिकेशन। हेलिकेशन का मतलब होता है डीएनए के बॉन्ड्स को तोड़ना, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह से पॉइंटेड हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये यहां पर लोड करने के लिए हमें चाहिए डीएनए सी सब यूनिट। डीएनए सी इसको ले जाकर यहां पर लोड करता है और इस एंजाइम को हम पूरी तरह से कहते हैं डीएनए बी। अब ये जो डीएनए बी एंजाइम है जब यहां पर बीच में आ जाएगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाएगा किसी एक डायरेक्शन में, चाहे वो इस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा या तो इस डायरेक्शन में, किसी एक ही डायरेक्शन में एक टाइम में वो ब्रेक करता है। यहां पे इसका ये पॉइंटेड एंड इस तरफ से हमने बनाया है, तो हम मान लेते हैं कि इस समय ये राइट साइड में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता जाता है। ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और इस तरह से ये जो बबल है वो 2 फोर्क बना देगा जिसको हम रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, ठीक। इस जगह को हम कहते हैं ओआरआईसी, जहां पर ये सारा काम करना होना शुरू हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला जो एंजाइम आता है उसे हम कहते हैं डीएनए प्राइमेज एंजाइम।
या फिर DNA-G। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे N और A स्मॉल लिखा हुआ है, इन्हें कैपिटल मत कर दीजिएगा, ये समझकर कि ये गलती से लिखा हुआ है। ये प्रोटीन का लेबलिंग का स्टाइल होता है, ठीक है। प्रोटीन है ये सारे, क्योंकि एंजाइम है तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स मोस्टली। तो यहाँ पर ये सभी जो प्रोटीन्स है उस तरह से लिखा जाता है। D कैपिटल होगा, Na स्मॉल होगा, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के रिगार्डिंग हम लिख रहे हैं। और इस DNA प्राइमेज को हम कहते हैं DNA-G भी कहा जाता है। अब ये DNA प्राइमेज क्या करेगा? DNA प्राइमेज अपना ये काम करता है कि ये इस तरह से जो बबल बन चुका है, यहां पर ये जो फोर्क बना हुआ है, अब यहां इस डायरेक्शन में हमारा हेलिकेज जा रहा है, और हेलिकेज जैसे जैसे जाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इस तरह से तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा, है ना। अब इसके पीछे पीछे ये DNA प्राइमेज क्या करेगा? DNA प्राइमेज अटैच करेगा एक प्राइमर को। ये क्या करता है? DNA प्राइमेज मेक्स या फॉर्म्स प्राइमर सीक्वेंस। प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर होते हैं 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो यहां पर 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करेगा DNA प्राइमेज। यहां पे DNA प्राइमेज आएगा और 5 प्राइम डायरेक्शन से कंटिन्यू होगा 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ देगा। उसके बाद ये DNA प्राइमेज यहां से हट जाएगा, इसका काम यहां पर हो गया, राइट। यहां से 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो इसके सामने वाले जो स्ट्रैंड है उस पर उल्टे डायरेक्शन में बनेगा, यानी यहां कहीं होगा 5 प्राइम, तो इस डायरेक्शन में यहां पर प्राइमेज अपना काम करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ये यहां पर प्राइमर बना के यहां से भी चला जाएगा। DNA प्राइमेज का यही काम होता है, राइट। अब दोस्तों, जब हमने ये शुरू किया, DNA आकर यहाँ पे अटैच होता है, अनवाइंडिंग होती है, सारा कुछ काम होता है, तो उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन का इनिशिएशन। तो रेप्लिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये 3 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। पहला पार्ट है इनिशिएशन, दूसरा पार्ट है इलॉन्गेशन, और तीसरा पार्ट है टर्मिनेशन, राइट। इनिशिएशन होता कैसे है अभी हमें डिटेल में देखना है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको ना तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़े और ना तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़े। एक बार हम एक ब्रॉडर पिक्चर को समझ लेते हैं कि ये सारा काम किस तरह से सीक्वेंस में आगे बढ़ता है, फिर हम 1 बाय 1 डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, राइट। यहां तक हम समझ चुके हैं कि DNA प्राइमेज क्या काम करता है। DNA प्राइमेज एक DNA के प्राइमर को अटैच कर देता है। प्राइमर क्या होता है? 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है, तो 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स को ये जोड़कर चला जाएगा। मगर इसके नाम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये DNA प्राइमेज है, और इसे हम RNA पॉलीमरेज के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइमेज होता है ना, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ेगा वो न्यूक्लियोटाइड्स DNA के न्यूक्लियोटाइड्स ना होकर, यानी DNTPs से ना बनकर ये बने हुए होते हैं NTPs यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड से। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं इसी जगह पर। देखिए, आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें कौन कौन सी होती है? एक तो होता है नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस होगा या तो A या तो G या तो C या तो T, क्योंकि हम DNA की बात कर रहे हैं, राइट। ये हो गए नाइट्रोजनस बेसेस। यहां पर एक शुगर कंपोनेंट भी होता है जिसका नाम होता है राइबोज शुगर, ठीक। अभी जो राइबोज शुगर है इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको रफली एक बार बताया हुआ था। राइबोज शुगर से ही जुड़ा हुआ होता है एक तरफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल, राइट, जो कि फास्फोरिक एसिड होता है। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम राइबोज के स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, अभी इसकी जरूरत नहीं है समझने की, राइट। जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। राइबोज के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो राइबोज शुगर होता है, यहां पर एक ऑक्सीजन होता है, इस तरह से 5 कार्बन के एटम्स इससे जुड़े हुए होते हैं। अब ये वाला जो कार्बन है, यहां पर एक OH ग्रुप होगा, यहां पर एक OH ग्रुप होगा, यहां पर भी एक OH होगा, और
यहाँ इस पांचवें वाले कार्बन से जुड़ा हुआ भी एक OH ग्रुप होगा। ये राइबोज है दोस्तों, ये राइबोज का स्ट्रक्चर है। अब राइबोज में एक तरफ OH है, बाकी के ये जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आपको पता है। तो एक बॉन्ड इसने इस ऑक्सीजन से बनाया, दूसरा बॉन्ड इस वाले कार्बन से बनाया, तीसरा बॉन्ड इस वाले OH ग्रुप से बनाया और चौथा बॉन्ड इसका ऑब्वियसली हाइड्रोजन से बना हुआ होगा। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिखा नहीं है, मगर आप समझ सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है जहां भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। अब इसके अगर स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O5, राइट। यहां पे कार्बन 5 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, कार्बन के 5 एटम हैं। हाइड्रोजन के 10 एटम्स होंगे। यहां पे जो कार्बन होगा उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर जो कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पर तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। इस तरह से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक OH के साथ, दूसरा बॉन्ड उसने फॉर्म किया इस कार्बन नंबर 4 के साथ और बचे हुए 2 बॉन्ड्स वो फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ। अब अगर टोटल हाइड्रोजन को आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए 10। ऑक्सीजन भी होते हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये होता है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर। इस तरह का राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा RNA के अंदर। ये वाला राइबोज होता है RNA मॉलिक्यूल के अंदर, राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर। जब हम बात करते हैं DNA की, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, अगर इसका नाम ध्यान से आप सुने तो ये राइबो नहीं है, डीऑक्सी। डी का मतलब होता है रिमूवल, यानी एक ऑक्सीजन का एटम रिमूव किया गया है। कहां से वो रिमूव किया जाता है? कार्बन नंबर 3 पे ये जो OH ग्रुप है यहां से O हट जाता है, निकल जाता है। अब ये बन गया डीऑक्सी राइबो, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज शुगर बन गया है। यहां पर अब कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ेगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस। कार्बन नंबर 5 से जुड़ेगा एक फास्फोरिक एसिड और ये बन जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक। ये अब न्यूक्लियोटाइड नहीं रह गया, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हो गया है। यही डिफरेंस होता है RNA के राइबोज में और DNA के राइबोज में। कार्बन नंबर 3 पर वो डिफरेंस दिखाई देता है। DNA में एक ऑक्सीजन कम होता है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C5H10। इनके नंबर में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन जो O होता है वो 5 ना होकर हो जाता है 4, ठीक। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है DNA और RNA के न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। एक और चीज होती है कि जो RNA होता है उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो A, G, C और T के जगह पर RNA में पाया जाता है U, जिसको हम कहते हैं यूरेसिल, राइट। तो U पाया जाता है RNA में, ओके, और इसकी जगह जो T है वो पाया जाता है DNA में। होते हैं 4 ही टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस। DNA में होंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। RNA में होंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है। इस तरह से डिफरेंस होता है इसके राइबोज शुगर के अंदर और नाइट्रोजनस बेस के अंदर। 2 जगहों पर डिफरेंस दिखाई देता है न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। अब यहां पे जो हमारा DNA प्राइमेज है इसको हम RNA पॉलीमरेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही यहां पर ये रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो गया तो अब ऊपर 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में एक प्राइमर आकर जुड़ेगा। ये प्राइमर जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है ना, अगर मान लीजिए यहां पर एडेनिन है, यहां पर गुआनिन है, यहां पर थाइमिन है और यहां पर साइटोसिन, इस तरह से सीक्वेंस है, तो यहां पर जो हमारा DNA प्राइमेज एंजाइम आएगा वो एडेनिन के सामने उसे थाइमिन यानी कि T जोड़ना चाहिए, वो T ना जोड़कर यहां पे जोड़ देता है यूरासिल, और वो भी RNA वाले राइबोज शुगर को यूज करके। यहां पे ऑक्सीजन होगा, यानी कि इस वाले फॉर्मूले के न्यूक्लियोटाइड्स को यहां जोड़ता जाता है। A के सामने U को जोड़ देता है, G के सामने C को तो जोड़ेगा, मगर ये C DNA का C नहीं होगा, RNA का C होगा। यहां पर A तो जोड़ेगा, मगर ये T के सामने जो A जुड़ा हुआ है ये A एडेनिन, DNA का एडेनिन नहीं है, RNA का एडेनिन है। साइटोसिन के सामने जो गुआनिन जुड़ेगा वो DNA का नहीं RNA का है। तो इस तरह से ये 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड जोड़कर चला तो जाता है, ठीक। लेकिन यहां पर एक काम और बढ़ गया कि इन्हें हटाकर यूरासिल की जगह पे थाइमिन डालना होगा, और वो भी DNA का,
ये तो डीएनए में ही होता है। जो साइटोसिन है, यहां से इस न्यूक्लियोटाइड को हटाकर इसकी जगह साइटोसिन नया डालना पड़ेगा जो डीएनए का हो। इस एडेनिन को हटाकर, जो कि आरएनए का है, उसको हटाकर यहां पर डीएनए का एडेनिन डालना पड़ेगा। इस ग्वानिन को हटाकर डीएनए का ग्वानिन डालना पड़ेगा। ठीक, इतना काम हमें बाद में करना होगा। लेकिन अब ये समझते हैं कि ये डीएनए प्राइमेज की जरूरत क्या पड़ी। हमें आरएनए का 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड यहां जोड़ने की जरूरत ही क्या थी। सीधा सीधा हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 आता और शुरू से यहां डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जोड़कर आगे बढ़ जाता। तो प्रॉब्लम है हमारे डीएनए पॉलीमरेज की। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये पॉलीमराइजेशन यानी बहुलता को, पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता, कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि शुरू नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इसे 3 प्राइम पर फ्री OH मिल जाए तो यहां से आगे अगला न्यूक्लियोटाइड जरूर जोड़ सकता है और आगे का काम कर सकता है। इसको एक फ्री OH चाहिए होता है। रीजन यही है कि यहाँ पे डीएनए प्राइमेज यानी कि इस आरएनए पॉलीमरेज को आके आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने पड़े, ताकि हमारा ये अगला वाला जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3, ये इसके आगे से डीएनए के स्ट्रैंड को कंटिन्यू कर सके। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद इस सीक्वेंस में अगला जो एंजाइम आता है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। ध्यान से देखिएगा, पहला है डीएनए पॉलीमरेज 3, फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज काम करते हैं। इनका नाम इसी तरह से होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5। ठीक है, अब हमने देखा कि सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 आया, उसने डीएनए का स्ट्रैंड बना दिया। अब आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या काम करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज 1 काम करता है प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग में क्या किया जाता है दोस्तों? यहां पर वो आके चेक करेगा, अगर कोई गड़बड़ है तो उसको सुधारेगा। तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग में करता क्या है? ये उल्टे डायरेक्शन में जाता है, यानी 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर बढ़ता हुआ यहां से पहले ग्वानिन को हटाएगा और डीएनए के ग्वानिन को जोड़ेगा। आरएनए के एडेनिन को हटाकर डीएनए के एडेनिन को जोड़ेगा। आरएनए के साइटोसिन को हटाकर डीएनए के साइटोसिन को जोड़ेगा और इस पूरे यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड को हटाएगा, इसकी जगह थायमिन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। ये काम वो करके चला जाता है। अब आप देखेंगे कि इस बबल में अगर ध्यान से देखा जाए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके या बड़ा करके यहां पर आपको दिखा देता हूं। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ ही गई हैं, राइट? तो अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखें थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर, तो अब एडेनिन के सामने थायमिन आ चुका है, गुआनिन के सामने साइटोसिन आ चुका है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। थायमिन के सामने डबल बॉन्ड पर एडेनिन आ चुका है और साइटोसिन के सामने ट्रिपल बॉन्ड पर गुआनिन आ चुका है। ये तो आ ही चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके आगे ये पिछले वाले हमारे डीएनए पॉलीमरेज 3 ने, इसके आगे से अगर यहाँ पे साइटोसिन था तो यहाँ पे गुआनिन, थायमिन था तो यहाँ पे एडेनिन, इस तरह से जोड़ते हुए सारा का सारा डीएनए स्ट्रैंड बना ही दिया है। इस तरह से डीएनए स्ट्रैंड यहां तो कंटिन्यूड है, लेकिन यहां आप देखेंगे तो इस थायमिन और इस साइटोसिन के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है वो मिसिंग है। ठीक, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं वो इनके बीच मिसिंग है। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनाने का काम कौन करेगा? ये करेगा अगला एंजाइम, जिसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेशन का मतलब होता है टू अटैच। तो ये इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अटैच करेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनाकर। तो इस तरह से एक टेम्पलेट डीएनए के ऊपर हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली बन जाएगा। अदरवाइज ये पहले इस तरह से था, यहां पर डीएनए लाइगेज आता है,
एटीपी यानी एनर्जी को यूज करता है और एनर्जी को यूज करके यहां बना देता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस तरह से हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब यहां तक तो हमने इस ब्रॉडर पिक्चर को समझ लिया। अब आइए डिटेल में देखते हैं उन तीनों स्टेप्स को, यानी कि ये जो रेप्लिकेशन है वो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन किस तरह से होते हैं, राइट। तो दोस्तों अब हम स्पेसिफिकली देखने जा रहे हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होता है। यहां पर हम मान लेते हैं कि अब ये रेप्लिकेशन शुरू हो गया और रेप्लिकेशन की जो पहली स्टेज होती है, जो इसका पहला चरण होता है, उसको हम कहते हैं इनिशिएशन, शुरुआत। इसे हम कहेंगे आरंभन हिंदी में, राइट। तो चाहे वो प्रोकैरियोटिक डीएनए हो या यूकैरियोटिक डीएनए हो, उसका रेप्लिकेशन जब भी शुरू होगा तो उसका पहला स्टेज यही होगा, इनिशिएशन। दूसरा स्टेज होता है इलॉन्गेशन और तीसरा स्टेज होता है टर्मिनेशन, राइट। तो इनिशिएशन में हम मान लेते हैं कि ये है एक सर्कुलर डीएनए जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का है, राइट। अब इस सर्कुलर डीएनए में कोई एक स्पेसिफिक जगह, मान लीजिए इस जगह से रेप्लिकेशन शुरू होना है, तो इस साइट को हम कहते हैं ORIC साइट, ORI फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और प्रोकैरियोटिक सेल में इसे हम इसी नाम से कहते हैं, ठीक है। अभी जो ORIC वाला साइट है, इस एरिया को, इतने एरिया को अगर हम जूम इन करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा कि मान लीजिए ये है डीएनए का ORI रीजन, ठीक। यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इस तरह से, ठीक है। और ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। ये हमने जो बनाया है ये केवल ORIC वाला रीजन है, ये यहां से पूरा यहां तक सारा रीजन, ठीक है। अब इस ORIC वाले रीजन में दो साइट्स पाई जाती हैं, दो जगहें स्पेशल टाइप की पाई जाती हैं। तो इनमें एक स्पेशल टाइप का रीजन मान लीजिए यहां पर होगा कहीं, ठीक। इस रीजन को हम कहते हैं DUE, यानी कि डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट साइट, ठीक है। ये है हमारा DUE साइट, डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट साइट। इस जगह पर होता क्या है, इस जगह पे स्पेशल टाइप के 13 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 13 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो इस रीजन में मान लीजिए 13 बेस पेयर्स हैं, ठीक। इसी तरह से इसी के थोड़ी ही दूर एक और बार यही स्पेशल 13 टाइप के बेस पेयर्स पाए जाएंगे, थोड़ी ही दूर एक और बार 13 बेस पेयर्स पाए जाएंगे। ये सेम ही बेस पेयर होता है, 3 बार रिपीटेड होता है, राइट। तो जो 13 बेस पेयर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं 13 मर्स, इन्हें हम कहते हैं 13 मर। जैसे मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर, उसी तरह से 13 मर्स होते हैं और इसके 3 रिपीट्स होते हैं। कितने? 3 रिपीट्स। कहां पर? DUE साइट पर, इस जगह पर, ओके। ये हमको समझ में आ गया। अब यहां पे स्पेशलिटी क्या होती है कि ये वाला जो एरिया होता है DUE वाला रीजन, यहां 13 मर जो पाए जाते हैं वो AT रिच होते हैं। AT रिच का मतलब इनमें एडेनिन भी होगा, थायमिन भी होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, मगर एडेनिन और थायमिन का अमाउंट ज्यादा होगा, ओके। तो ये है हमारा DUE रीजन, यहां पे 13 मर के 3 रिपीट्स पाए जाते हैं। यही कुछ दूरी पर हमें स्पेसिफिक टाइप का एक और रीजन दिखाई देता है और इस रीजन को हम मान लेते हैं और इसे कहा जाता है, इनफैक्ट इस वाले रीजन को कहा जाता है DAR साइट, DAR साइट। यहां पर DAR का फुल फॉर्म होता है DNA असेंबली रीजन। ये वो जगह है जहां पर DNA नाम का प्रोटीन आकर अटैच होगा, ठीक है। और यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर पाए जाते हैं 9 मर्स। जैसे DUE रीजन में 13 मर यानी कि 13 स्पेसिफिक टाइप के बेस पेयर्स पाए जा रहे थे, उसी तरह से DAR साइट में 9 मर्स यानी कि 9 स्पेसिफिक टाइप के न्यूक्लियोटाइड का पेयर्स पाया जाएगा। ऐसा ये एक रिपीट हो गया, यहां पर दूसरा रिपीट होगा, यहां पर तीसरा रिपीट होगा और यहां पर चौथा रिपीट होगा। इसके टोटल 4 रिपीट्स होते हैं, 4 रिपीट्स ऑफ
9 मर बेस पेयर्स। ठीक है, यहां पर जो रीजन होता है, ये जो 9 मर्स होते हैं या इनके जो 4 रिपीट्स होते हैं, ये GC रिच होते हैं। यानी कि यहां पर आप देखेंगे तो G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये तोड़ना आसान है, ये तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए ये वाला यहां पर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और यहां से ये टूटने वाला है, इसलिए AT रिच ये वाला रीजन होता है। राइट, अब इनिशिएशन में हमने ये सारी साइट्स को तो समझ लिया कि DUE साइट होता है जहां से यहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, DAR साइट होता है जहां पर आकर DNA अटैच होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रोसेस आगे बढ़ता कैसे है। ये वाला है DUE साइट और ये वाला है DAR साइट। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये जो DAR साइट होता है दोस्तों, वहां पर DNA नाम का प्रोटीन आकर यहां पर असेंबल होता है। ये है, मान लीजिए DNA, यहां पे देखिए DNA स्मॉल लिखा हुआ है, राइट, इसमें NA स्मॉल है और लास्ट का A कैपिटल है। ये वाला प्रोटीन है ये। ठीक, ये कई सारे सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे इस रीजन पर अगर DNA प्रोटीन अटैच होता है, वैसे ही हमारा जो DNA होगा, प्रोकैरियोटिक DNA होगा ना, वो इस DNA के अराउंड कॉइल हो जाएगा या ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये जो DNA के 2 स्ट्रैंड्स आगे गए हुए हैं, ये आगे ना जाकर यहां पर आप समझिए कि कुछ इस तरह से इसके इर्द गिर्द घूम जाते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसकी वजह से इसमें एक ऐंठन आएगा, एक ट्विस्ट आएगा और उस ट्विस्ट की वजह से ये जो DUE रीजन है ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है। यहां पर जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होने लग जाते हैं। जब यहां पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो ये वाला रीजन ऑब्वियसली इस तरह से खुल जाएगा। आगे ये पूरा इस तरह से बंधा हुआ है। ठीक है, यहां पर DNA प्रोटीन लगा हुआ है और इस तरह से हमारा DNA है आगे। अगर इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो यहाँ आगे भी ये पूरी तरह से वाउंड है, बस इतना सा रीजन खुल चुका है। इस रीजन को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। ठीक, क्योंकि बबल के शेप का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो टूट चुके हैं। ओके, और ये दोनों जो स्टैंड्स थे वो एक दूसरे से दूर जा चुके हैं। जैसे ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, अगला नंबर आता है। देखिए यहाँ पे हम सीक्वेंस में लिखते जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें आकर अटैच होती है। तो सबसे पहले तो एक प्रोटीन आकर अटैच हुआ जिसको हम कहते हैं DNA प्रोटीन। ये क्या करता है, ये DUE एलिमेंट को या DUE रीजन को अनवाइंड होने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। राइट, अब यहाँ पे अगला नंबर आएगा एक एंजाइम का जो आकर यहाँ पर अटैच होगा। और उसके पहले हम देख लेते हैं इस वाले रीजन को। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड सारे लगे हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड सारे लगे हुए हैं, यहाँ बीच के रीजन में टूट चुका है। ठीक है, अब ये वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला जो रीजन हुआ इसे हम कहते हैं DNA फोर्क या रेप्लिकेशन फोर्क। यहां पर भी एक रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा, 2 साइड रेप्लिकेशन फोर्क बन गए, बीच में रेप्लिकेशन बबल बन गया। राइट, अब क्या होने वाला है, कहीं ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में फिर से रिकॉइल ना हो जाए, रिवाइंड ना हो जाए, फिर से ना अटैच हो जाए, क्योंकि इनकी आदत है बहुत समय से एक दूसरे के साथ में अटैच थे। तो अगर इन्हें थोड़ी देर के लिए ब्रेक भी किया गया तो केमिकल्स की आदत होती है कि फिर से वो अगर फ्री स्पेस पाएंगे तो आपस में अटैच हो जाएंगे। तो कहीं ऐसा हो ना जाए, इसलिए यहां पर कुछ प्रोटीन्स आकर अटैच हो जाते हैं दोनों ही स्ट्रैंड्स पर। ठीक है, और इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं, ये है वो प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं SSB प्रोटीन्स। राइट, SSB का मतलब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। यहां पर आप देखेंगे तो दोनों ही स्ट्रैंड जो अब सिंगल हो चुके हैं इनसे आके अटैच हो जाते हैं SSB प्रोटीन्स और इनको हैंग करके रखते हैं, एक दूसरे से दूर करके रखते हैं, ताकि यहां पर रेप्लिकेशन जो हमने अभी शुरू किया है वो आगे कंटिन्यू हो सके। जैसे ही ये चीज कंप्लीट हो जाती है, अब यहां पर आएगा एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसको हम कहते हैं DNA हेलिकेज एंजाइम। अब ये DNA हेलिकेज एंजाइम 2 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है या 2 प्रोटीन चेन्स का बना हुआ होता है, आप कह सकते हैं। एक होता है DNA B
और दूसरा होता है डीएनए सी। ठीक, इन दो सब यूनिट्स का बना हुआ होता है हमारा डीएनए हेलिकेज। इसमें से जो डीएनए बी है यही एक्चुअली डीएनए हेलिकेज है, और जो डीएनए सी है ये होता है इसका लोडर, यानी कि ये केवल इस डीएनए हेलिकेज को यहां डीएनए स्ट्रैंड के साथ अटैच करने में, इस जगह पर लोड करने में हेल्प करेगा, बस इसीलिए इस पार्ट को हम लोडर कहते हैं। तो डीएनए हेलिकेज में दो भाग होते हैं, एक भाग होता है डीएनए लोडर या हेलिकेज लोडर जिसे हम डीएनए सी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा भाग एक्चुअली होता है डीएनए हेलिकेज का जिसे हम डीएनए बी के नाम से जानते हैं। राइट, अब मान लेते हैं कि ये है हमारा डीएनए हेलिकेज। ठीक है, अब ये हेलिकेज यहां पर आकर अटैच हो गया है। अब ये क्या करेगा, अब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, चाहे राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स, किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। यहां पे हमने इसका पॉइंट आगे की तरफ किया है तो हम इसको राइट साइड में आगे 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 बढ़ाते जाते हैं। ठीक, अब अगर इसके पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो इतना हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओपन हो चुके हैं, ये आगे बढ़ेगा और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ऐसे ओपन करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। राइट, जैसे जैसे यहां से हेलिकेज आगे बढ़ेगा, यहां दोनों ही स्ट्रैंड्स पर आकर एक अलग एंजाइम अटैच हो जाता है और उसको हम कहते हैं डीएनए प्राइमेज। इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए प्राइमेज एंजाइम। राइट दोस्तों, जहां पे भी ASE लास्ट में आया है वो एंजाइम है, और जहां ASE नहीं आया है वो प्रोटीन्स है। इस तरह से इनको हम ध्यान में रख सकते हैं। राइट, यहां पे जो डीएनए प्राइमेज आकर अटैच होता है उसको हम एक और चीज कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं डीएनए जी। राइट, तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोटीन्स हैं ये उनके नाम है और ये उनका काम है। तो यहां पे जो डीएनए प्राइमेज होता है वो बनाता क्या है, ये बनाता है, इट फॉर्म्स प्राइमर। ये क्या बनाता है, प्राइमर। और प्राइमर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि डीएनए का जो प्राइमर होता है वो 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्ट्रैंड होता है छोटा सा, और ये किस डायरेक्शन में फॉर्म करता है, ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में फॉर्म करेगा। राइट, अब यहां पे हम अगर कंसीडर कर लें, यहां पे एक्स्ट्रा की सारी चीजों को हम इरेज कर देते हैं। इनफैक्ट यहां पे एसएसबी प्रोटीन्स को भी इस डायग्राम में दिखाना भी जरूरी नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक, अब अगर हम मान लेते हैं कि इस तरह से दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से फ्री हो चुके हैं, ठीक, अनकॉइल हो चुके हैं, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये नीचे वाला स्ट्रैंड है। अगर मान लें इसका ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है इस तरफ, और नीचे वाले का ये वाला है 3 प्राइम और इस तरफ है 5 प्राइम डायरेक्शन। राइट, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो डीएनए प्राइमेज आकर अटैच होगा वो कहाँ होगा। वो ऊपर वाले स्ट्रैंड पे इस तरफ होगा, क्योंकि इस तरफ जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसका 5 प्राइम एंड होगा और 3 प्राइम एंड उसका इस तरफ आएगा। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में उसको बढ़ना है, तो वो ऊपर वाले स्ट्रैंड पे यहाँ राइट साइड में अटैच होगा और लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। वहीं नीचे वाले स्ट्रैंड में ये जो डीएनए प्राइमेज है वो यहाँ की तरफ अटैच होगा, क्योंकि ये नए वाले स्ट्रैंड का 5 प्राइम होगा और इसका 3 प्राइम आगे की तरफ जाएगा, तो वो इस डायरेक्शन में प्राइमर बनाता हुआ जाएगा। राइट, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में डीएनए प्राइमेज आकर अटैच हो जाते हैं। डीएनए प्राइमेज का काम क्या होता है, ये प्राइमर बनाते हैं। प्राइमर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये इस डायरेक्शन में बनाएगा 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि एक प्राइमर बनाकर ये चला गया, यहाँ पे आ गया 3 प्राइम एंड इसका ये चला गया। यहां पर ये जो हमारा नीचे वाला स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। वहीं अभी जो नया वाला स्ट्रैंड बन रहा है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड या आरएनए स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि ये जो डीएनए प्राइमर होता है ये आरएनए का ही स्ट्रैंड होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहां पे जो एडेनिन होगा वो राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा, यहाँ पे जो ग्वानिन होगा वो भी राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा। अब ये जो टेम्पलेट है अगर यहाँ कहीं ए होगा यानी एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड होगा तो उसके सामने यहाँ थाइमिन आकर नहीं अटैच होगा, यहाँ पर यूरासिल यानी कि यू आकर अटैच होता है। यही इस प्राइमेज की खासियत है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड्स अटैच किया है, इसने जो प्राइमर अटैच किया है वो सारा आरएनए का मटेरियल है।
ठीक है, और ये जरूरी भी है। रीजन क्या है? रीजन है इसके बाद आने वाला हमारा इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब इस केस में हम देखेंगे कि वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 डीएनए पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जिनमें से ये जो 3 है ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा तेजी से काम करता है, इसीलिए यही अक्सर यहां पर आकर अटैच होता है। राइट, अब इसकी खासियत क्या है कि ये पॉलीमराइजेशन को यानी कि इस चेन को आगे बनाना स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, शुरू से नहीं शुरू कर सकता, लेकिन अगर इसको फ्री 3 प्राइम एंड मिल जाए तो वहां से ये कंटिन्यू कर सकता है। ये इसका रीजन क्या है कि इसे चाहिए 3 प्राइम OH, ये फ्री रीजन चाहिए, इसको ये जगह चाहिए 3 प्राइम पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो इसको चाहिए होता है। यही रीजन है कि ये डीएनए प्राइमेज आता है और पहले थोड़ा सा आरएनए का स्ट्रैंड बनाकर चला जाता है, ये जरूरी होता है इसके लिए। राइट, अब यहां पर आता है डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें कई सारे सब यूनिट्स आपस में आकर अटैच होते हैं। ठीक है, अब ये जो होलो एंजाइम है काफी बड़ा होता है, ये इतना बड़ा होता है कि ये दोनों ही स्ट्रैंड्स पर एक साथ लोड हो जाता है। ठीक है, और ये जो एंजाइम होता है इसके ऊपर इस तरह से क्लैंप्स बने हुए होते हैं। ये क्लैंप क्या करते हैं? ये वाला क्लैंप ऊपर वाले स्टैंड को पकड़ लेगा, ये वाला क्लैंप नीचे वाले स्टैंड को पकड़ लेगा, और इस तरह से यहाँ पे बीच में और भी कई सारे सब यूनिट्स होते हैं। वो सब यूनिट्स इस तरह से कुछ आप समझ लीजिए, ये ऊपर वाला क्लैंप है, ये नीचे वाला क्लैंप है, और इस तरह से ये सारे सब यूनिट्स बीच में होते हैं। ठीक, अब यहां पर जो ऊपर डीएनए बनने का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। आपको पता है ये 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ये भी बढ़ेगा। नीचे ये उल्टा जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ की तरफ 3 प्राइम है, तो ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। यानी कि ये जो दोनों इसके सिरे हैं, एक इस तरफ जाएगा, दूसरा उस तरफ जाएगा। एक समय आएगा कि ये जितना ट्विस्ट हो सकता था उतना ये ट्विस्ट हो चुका है, अब इसके आगे ये ट्विस्ट नहीं हो सकता। हमारा जो एंजाइम है ये इसके आगे ऐसा टर्न नहीं हो सकता। तब क्या होगा? तभी जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, ये घूमकर ऐसे एक लूप बना देंगे, यानी कि ये है हमारा बबल यहां से, और फिर यहां से ये घूमकर इस तरह से आगे से गुजर जाएगा, ताकि हमारा ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहां भी और यहां भी इस स्टैंड पर भी इस तरह से अटैच्ड रहे। ठीक, अब यहां से ये इस डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा और यहां से इस डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, और जो डीएनए है ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सिलाई मशीन देखी होगी, तो जो दर्जी होता है वो सिलाई करता जाता है और कपड़े को आगे सरकाता जाता है और सुई उसी जगह रहती है। बिल्कुल उसी तरह यहां पर ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये अपनी ही जगह पर रहेगा, और यहां से ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ये इस लूप से होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और पॉलीमराइजेशन होता जाएगा। राइट, आई होप दोस्तों ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कंसीडर करके अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहां पे हमने डीएनए पॉलीमरेज का अटैचमेंट देख लिया। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? यहां 3 प्राइम एंड उसको फ्री मिला है, तो वो अब यहां से अपना डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बढ़ाता हुआ, अटैच करता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यहां से हेलिकेज और आगे बढ़ेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, हमारा ये वाला स्ट्रैंड और आगे बढ़ेगा, ये और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा, ये वाला स्ट्रैंड और आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इस नीचे वाले स्ट्रैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहां से शुरू हुआ और कंटिन्यूड रहेगा। वहीं अगर इस ऊपर वाले स्ट्रैंड में देखें तो एक सीन हो जाता है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? ये है ऊपर वाला हमारा स्ट्रैंड, ये इसका 5 प्राइम सॉरी ये है इसका 3 प्राइम सिरा, ये है 5 प्राइम सिरा। अब यहां पर जो प्राइमर बना हुआ है वो प्राइमर इस डायरेक्शन से बना हुआ है, ये है हमारा प्राइमर। राइट, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स का, ये है इसका 5 प्राइम एंड, ये वाला है 3 प्राइम एंड। अब यहां पर हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 आया है वो यहां से अटैच करना शुरू कर देता है डीएनए के स्ट्रैंड्स को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक डीएनए के स्ट्रैंड्स भी बन गए, नो इशू, ये दोनों आपस में अटैच हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो हेलिकेज है दोस्तों, ये हेलिकेज तो हमारा बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं ब्रेक कर रहा, इस तरफ यहां ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है उनको ब्रेक करता हुआ जा रहा है। यानी कि आगे जब ये कुछ और स्ट्रैंड को ओपन कर देगा कुछ इस तरह से, राइट, यहां ये नीचे वाला स्ट्रैंड है ही,
ओके, इस तरह से ओपन करता हुआ आगे बढ़ेगा यहां तक हेलिकेज। तब क्या होगा, तब क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही नए स्ट्रैंड्स को बना सकते हैं पॉलीमरेजेस, ठीक, तो यहां तक ही अपना काम करने के बाद इसको वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा कि यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओपन हो जाए। यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओपन हो जाएंगे तो हमें पता चला कि ये तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे तो 3 प्राइम रीजन आ जाएगा, 5 प्राइम यहाँ पे आया, तो इसका मतलब है कि एक बार फिर यहाँ पर प्राइमर बनाना पड़ेगा और यहां से फिर डीएनए पॉलीमरेज यहां से उड़कर आएगा, यहां पर अटैच होगा और यहां से यहां तक बनाएगा डीएनए के स्ट्रैंड, राइट। तो ऊपर वाले में यह इशू हो जाता है कि आप देखेंगे कुछ दूर पर फिर से एक नया प्राइमर बनेगा और वहां से यहां तक फिर से आकर जुड़ेगा डीएनए का स्ट्रैंड, राइट। तो यही चीज हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि इनका काम करने का तरीका क्या है। ये सभी एंजाइम्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही स्ट्रैंड को फॉर्म करते हैं। रीजन यही हो जाता है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर प्राइमर बनाने की जरूरत आ जाती है। नीचे वाले स्ट्रैंड में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर यहाँ थोड़ी दूर पर एक ये प्राइमर बन गया है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। अब ये तो इस डायरेक्शन में कंटिन्यूड रहेगा, डीएनए का पॉलीमराइजेशन यहाँ पे बनता होता जाएगा, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड लगता जाएगा, यहाँ कोई इशू नहीं है। इसीलिए इस नीचे वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग क्योंकि ये लीड कर रहा है, राइट, और ये पीछे वाला थोड़ा रुक रुक के चलता है तो पीछे रह जाता है, अटक जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लैगिंग, बिकॉज इट इज लैगिंग बिहाइंड, सो लैगिंग स्ट्रैंड, ये पीछे रह जाता है। ओके, ये ऊपर वाला है लैगिंग स्ट्रैंड, ये नीचे वाला है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक। एक और चीज अगर आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर पर ये देखिए यहां पर प्राइमर लगा हुआ है, यहां पर प्राइमर लगा हुआ है, यहां पर प्राइमर लगा हुआ है, यहां पर प्राइमर, ऐसे कुछ दूर पर और प्राइमर होगा। तो इन प्राइमर्स के बीच में जो डीएनए के स्ट्रैंड बन रहे हैं यहां से यहां तक, फिर यहां से अगले प्राइमर तक, फिर इस प्राइमर से इस प्राइमर तक, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड बने हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले, इनको हम कहते हैं, इन फ्रैगमेंट्स को हम कहते हैं, यहां पर लिख देता हूं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ये है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, डीएनए के स्ट्रैंड्स जो दो प्राइमर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये कहां होते हैं, ये होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पर, हमेशा लीडिंग स्ट्रैंड पर ये नहीं पाए जाएंगे, राइट। तो इस तरह से दोस्तों इनिशिएशन हो चुका है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो सबसे पहले हमने दो साइट्स को समझ लिया है, यहां पे कौन कौन से एंजाइम्स किस सीक्वेंस में आकर अटैच होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है वो भी हमने देख लिया। इसके बाद हमने ये भी जान लिया कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। फिर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट किसे कहते हैं, इट इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बिटवीन टू डीएनए प्राइमर्स, राइट। तो द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बिटवीन टू डीएनए प्राइमर्स इज नोन एज द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। यहां तक इनिशिएशन का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, इनिशिएशन हो गया, अब इलोंगेशन बहुत आसान है, इलोंगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बहुत फास्ट भी हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इलोंगेशन में हमें ज्यादा कुछ बताना ही नहीं है। इन द second stage, that is elongation, what happens, the DNA polymerase polymerizes the nucleotides on leading and lagging strands both, ठीक। तो यहां पर ये वाला स्ट्रैंड आगे बढ़ता जाएगा, यहां पर ये वाला स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह से हमारा डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, इसी को हम कहते हैं इलोंगेशन। बस हमें ध्यान क्या देना है, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है यहां पर क्या चेंजेस होते हैं, यहां पर अब एक और एंजाइम आता है और इस एंजाइम को हम कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड पर भी एक जगह उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक जगह पर प्राइमर बना हुआ है, लैगिंग स्ट्रैंड पर तो जगह जगह पर प्राइमर है, तो कई जगहों पर इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी और इसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 की खासियत क्या होती है, इसकी खासियत क्या होती है कि ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में काम करता है, मगर ये करता क्या है, ये चेंज करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, यानी ये काम करता है प्रूफ
रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है, कहीं कुछ गलती हो गई है तो उसको सुधार दो, राइट। तो अब ये क्या करेगा, ये एंजाइम यहां पर आएगा, ऊपर वाले स्टैंड पर अटैच होगा और वो यहां से स्कैन करता हुआ आगे बढ़ेगा तो उसे पता चलेगा कि यहां इतनी दूर में 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए के लगे हुए हैं। तो वो क्या करेगा, वो इन आरएनए के स्ट्रैंड्स को या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को यहां से हटा देगा, ठीक है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हट गए, अब वो आकर यहां पर अगर ए है तो उसके सामने थाइमिन को अटैच कर देगा, अगर ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन को अटैच कर देगा, साइटोसिन है तो उसके सामने ग्वानिन को अटैच कर देगा, और अगर थाइमिन है तो उसके सामने एडेनिन को अटैच कर देगा। इस तरह से उसने आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हटा दिया और उसकी जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कर दिया। वैसे ही वो हर जगह पर कर देगा जहां जहां पर ये प्राइमर्स लगे हुए हैं, ऐसा ही लीडिंग स्ट्रैंड पर भी वो कर देगा, राइट। यहां पर भी ये न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच हो गए जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है। यहां पर आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में चिपके हुए नहीं हैं, और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है इस स्ट्रैंड के सारे न्यूक्लियोटाइड यहां पर जुड़े हुए हैं यहां तक, लेकिन यहां पर भी आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा और उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा एंजाइम बनाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है एक नया एंजाइम। इसने क्या किया, प्रूफ रीडिंग किया, जो गड़बड़ न्यूक्लियोटाइड जुड़े थे उनको हटाया, सही वाले न्यूक्लियोटाइड लाकर जोड़ दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर ये चला गया। लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये नहीं बनाता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है कौन, वो बनाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब ये जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, इसको काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। तो यहाँ पे ये ऊर्जा को यूज करेगा, एनर्जी को यूज करेगा और इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बना देगा, यहाँ भी फॉस्फोडाइएस्टर, यहाँ भी। तो इस तरह से ये जो हमारा डीएनए का ओकाजाकी फ्रेगमेंट था, अभी कंटिन्यूअस डीएनए का स्ट्रैंड बन चुका है ऊपर भी, और इनको भी आपस में अटैच कर देगा, तो ये भी एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है पुराना, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है नया बन गया है। यहाँ पर भी ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड था जो नया कॉम्प्लीमेंट्री नया बन गया है, टेम्पलेट पुराना ही स्ट्रैंड था, ठीक। इस तरह से ये पूरा यहां से पूरा और यहां से, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, दोनों डायरेक्शन से ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता हुआ आएगा। तो आपको ये फाइनली दिखाई कैसा देता है, तो दोस्तों ये कुछ हमको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे जो ब्लू वाले स्ट्रैंड्स हैं ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, राइट। ये दोनों आपस में पहले जुड़े हुए थे, मगर अब इनके इर्द गिर्द दो नए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बन चुके हैं। तो इस तरह से हमको यहां से यहां तक दो डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं। बस यहाँ इतने वाले रीजन में आप देखेंगे तो अभी भी ये पुराने वाले स्ट्रैंड्स जुड़े हुए हैं, राइट। अब ये जो रीजन है जो आखिरी में बच जाता है, इसको हम कहते हैं TER साइट, टर साइट, क्योंकि यहां पे होने वाला है टर्मिनेशन, यानी कि समापन। अब यहां समापन होने के लिए आपको कुछ चीजें जाननी जरूरी है कि यहां पर कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ORIC वाले रीजन में देखा था। यहां पर दो साइट्स थे, एक था DUE साइट और दूसरा था DAR साइट। वैसे यहां पर TER साइट में भी कुछ स्पेसिफिक साइट होते हैं, एक बार उन्हें समझ लेते हैं तब ये क्लियर हो जाएगा। अब ये जो टर साइट है, यहां पर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के या बेस पेयर्स के, उन्हें हम कहते हैं टर सीक्वेंसेस, राइट। ये कितने होते हैं, ये टोटल नंबर अगर आप इनका देखेंगे तो ये नंबर में होते हैं 10, टोटल 10 यहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर सीक्वेंसेस, राइट। इन टर सीक्वेंसेस पर आके स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स अटैच होते हैं। अब ये हमारा तीसरा वाला स्टेज चल रहा है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन, ठीक, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट कैसे होगा, ये तीसरा स्टेज है हमारा।
इस तरह से, राइट है। अब टर्मिनेशन में टर साइट होता है जिसमें 10 टर सीक्वेंसेस होते हैं। इन टर सीक्वेंसेस पर आकर एक प्रोटीन अटैच होता है और उस प्रोटीन को हम कहते हैं TUS प्रोटीन, राइट। TUS का फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन सब्सटेंस प्रोटीन, राइट। ये टस प्रोटीन आकर यहां पर अटैच हो जाते हैं। जैसे ही टर टस यानी कि साइट का और इस प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जैसे ही टर टस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, वैसे ही यहां पर टर्मिनेशन हो जाता है रेप्लिकेशन का, राइट। तो यहां से ये रेप्लिकेशन फोक आगे बढ़ता जाएगा, यहां से रेप्लिकेशन फोक आगे बढ़ता जाएगा और ये दोनों ही स्ट्रैंड या दोनों ही डीएनए के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अगर आप इन्हें देखें तो ये है एक डीएनए का मॉलिक्यूल, राइट। इस पर ये एक नया स्ट्रैंड बन गया है। इससे उलझा हुआ ये बन जाता है हमारा दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल। क्लियरली तो हमें ये समझ में आता है कि ये दोनों ही छल्ले जो डीएनए के हैं, ये दोनों आपस में कुछ इस तरह से फंसे हुए हैं, इस तरह से फंसे हुए हैं। अब इन्हें यहां से काट कर अलग करके फिर से जोड़ना पड़ेगा, तब ये दोनों ही अलग हो जाएंगे। यानी कि अगर इसको यहां से कट किया, इसे बाहर निकाला और फिर इसके दोनों ही स्ट्रैंड को जोड़ दिया, तो ये दोनों डीएनए के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये काम कौन कर सकता है। एक ही प्रोटीन है या एक ही एंजाइम है जो ये काम कर सकता है, और उस एंजाइम का नाम होता है टोपो आइसोमरेज 2, राइट। टोपो आइसोमरेज 2, जिसको हम गायरेज नाम से भी जानते हैं। ये एंजाइम डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स को तोड़ देता है और दोनों को ही बाद में अटैच भी कर देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सुपर कॉइलिंग को खोलने के लिए हमें सिर्फ एक ही डीएनए के स्ट्रैंड को कट करना होता है और जोड़ना होता है। उस समय टोपो आइसोमरेज 1 काम करता है, यानी कि एक स्ट्रैंड को काटना और जोड़ना टोपो आइसोमरेज 1 का काम है। दोनों ही स्ट्रैंड्स को काटना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाकर फिर से जोड़ना, ये टोपो आइसोमरेज 2 यानी गायरेज का काम होता है, राइट। तो इस तरह से हमको डीएनए के 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक स्ट्रैंड टेम्पलेट था पुराना और एक उस पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना नया, उसी तरह से ये नया भी बन गया है, राइट। तो ये है पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन जो कि हमने प्रोकैरियोटिक डिवीजन में या प्रोकैरियोटिक सेल में देखा है, राइट। इसी तरह से आने वाली वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी डीएनए रेप्लिकेशन को समझेंगे। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो। बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल जाया करे और आपके प्रिपरेशन में एक तेजी आ सके। फाइनली हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।